हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन, जो 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चीज़ को पढ़ेंगे और इस मानव जनन चैप्टर से हर एक साल नीट में 3 से 4 क्वेश्चन बनता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझदार शानदार टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है पुरुष जनन तंत्र, या नाम है पुरुष जनन तंत्र। आओ आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा। जितने क्लास में हम पढ़ाए हैं बस उसके ही थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र। इसमें सबसे पहला इसका हम लोग थोड़ा सा परिचय हो गया। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय तो हम लोग ले लेंगे। उसके बाद पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तोचक, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है। जो सबसे पहले हम लोग पहले इसको परिचय देख लेते हैं। परिचय के बाद पुरुष जनन तंत्र पढ़ लेंगे कि पुरुष जनन तंत्र में क्या होता है। तो देखिए परिचय हम लोग देखते हैं इसका परिचय में क्या आ गया भाई। इसका परिचय में आ गया आपका, देखिए यहाँ पर आपके बोर्ड पे है। परिचय में अगर बात किया जाए कि जो मानव होता है भाई, जो मनुष्य होता है वो मनुष्य लैंगिक जन्म करता है या फिर अलैंगिक जन्म करता है। वो मनुष्य लैंगिक जन्म करता है या अलैंगिक जन्म करता है। तो जो मनुष्य होता है बाबू वो, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ परिचय में, जो मानव होता है वो मानव करता है लैंगिक जनन। और इस लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं और दोनों जीव क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक नर होगा तो एक मादा होगा। यानी कि मानव को जनन करने के लिए जो दो जीवों का आवश्यकता होती है, एक लड़का एक लड़की, दोनों मिलेंगे तभी एक सुंदर बाबू जन्म लेगा, अकेले नहीं हो सकता है। अब ये क्या हुआ, वो सजीव परजक यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या है, जरायुज। यहाँ पर क्या है भाई आपका, जरायुज। यहाँ देखिए क्या है, जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है, वैसा जीव जंतु जो बच्चा देता है, जो शिशु का जन्म देता है, उसी को हम लोग जरायुज कहते हैं। वैसा जीव जंतु जो बच्चा देता हो, शिशु का जन्म देता है, उसी को हम लोग जरायुज कहते हैं। क्लियर है। देखिए भाई यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव जन्म करने के लिए कौन कौन सी घटनाएं घटती है, कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, पॉइंट नंबर वन में क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर वन में यही बता रहा है आपका कि देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक मिनट भाई, बस हो जाएगा। एक मिनट इसको सब कर देगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आइए हम लोग समझते हैं हम लोग कहाँ थे। हम लोग थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, युग्मक निर्माण। अगर किसी नर को चाहे किसी फीमेल को युग्मन किसी एक नया संतति का निर्माण करने के लिए रहेगा, किसी एक नया बच्चा का जन्म निर्माण करने के लिए रहेगा, तो उस नर में, उस फीमेल में सबसे पहले युग्मक का निर्माण होना जरूरत है। अगर युग्मक निर्माण नहीं होता है, अगर मान लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की है, तो लड़का के अंदर युग्मक का निर्माण हो रहा है, लड़की के अंदर युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो लड़की जन्म नहीं दे सकती है। यानी जन्म देने के लिए दोनों के बॉडी के अंदर युग्मक का निर्माण होना आवश्यकता है, तभी युग्मक का निर्माण होगा। देखिए मान लीजिए कि नर में था, नर युग्मक का निर्माण कर दिया। अब जैसे युग्मक का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या आता है, वीर्य निषेचन। वीर्य निषेचन में क्या होता है कि जो नर बॉडी रहता है वो नर फीमेल बॉडी के जन्म मार्ग के अंदर वो अपना शुक्राणु को उस बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर डाल देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वीर्य निषेचन। अब जैसे ही वो शुक्राणु उस मादा बॉडी के अंदर चल जाता है, तो मादा बॉडी के अंदर अंडाणु रहता है
वो अंडाणु और वो शुक्राणु दोनों जब आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम लोग बोल दिए निषेचन। जब निषेचन हो जाता है उसमें उसके बाद फिर क्या हो जाता है, विदलन शुरू हो जाता है। निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, उस जाइगोट में समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करने के बाद वो विदलन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदलन। यानी कि विदलन में क्या होता है कि जो जाइगोट रहता है वो समसूत्री विभाजन करना स्टार्ट कर देता है। कोरक पुटी निर्माण, कोरक पुटी निर्माण के मतलब क्या होता है, जैसे ही वो जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद जो फीमेल बॉडी के गर्भाशय रहता है, जो फीमेल बॉडी के यूट्रस रहता है, उस यूट्रस से वो जो बच्चा बनता है उस मादा बॉडी के अंदर वो जुट जाता है। वो क्या होता है, जुट जाता है और उसके लगान में आता है। और उसके बाद जैसे वो जुट गया उसके बाद क्या हो जाता है, अंतरोपण होना भी शुरू हो जाता है। अंतरोपण का मतलब उस फीमेल बॉडी के गर्भाशय में बच्चा आ जाएगा और उसके बाद अंतरोपण शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद भ्रूण परिवर्धन। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर भ्रूण परिवर्धन दिख रहे होंगे आपको, भ्रूण परिवर्धन होगा। भ्रूण परिवर्धन का मतलब उस बच्चा जो बच्चा पल रहा है उस माँ के गर्भाशय में, उस गर्भाशय में भ्रूण का फिर निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही भ्रूण भी बन गया तो भ्रूण के बाद क्या आता है, प्रसव। प्रसव में क्या होता है कि बच्चा उस माँ के गर्भाशय से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद दुग्ध स्राव। दुग्ध स्राव मतलब कि बच्चा को, मतलब कि माँ दूध पिलाना भी स्टार्ट करती है। तो ये जो आपका ये जो चार्ट है, ये चार्ट पूछा था नीट में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि मानव जनन की घटनाएं को बताएं। मानव जनन की घटनाएं को बताएं तो मानव जनन की घटना सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, वीर्य निषेचन होता है, विदलन होता है, कोरक पुटी का निर्माण होता है, अंतरोपण होता है, भ्रूणी परिवर्तन होता है, प्रसव होता है, दुग्ध स्राव होता है। ये पूछा था आपका नीट में, पूछा हुआ है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका आ गया ब्रीसन। क्या आ गया आपका, ब्रीसन आ गया। अब हम लोग क्या इस ब्रीसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये ब्रीसन क्या होता है भाई, ठीक है। देखिएगा ब्रीसन क्या है। ब्रीसन यानी कि क्या, लिखा दे, एक मिनट, सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीसन यानी कि टेस्टिस। तो भाई टेस्टिस क्या होता है, यानी कि ब्रीसन। तो ब्रीसन होता है भाई उदर गुहा के बाहर स्थित ब्रीसन कोष में। जो ब्रीसन होता है वो ब्रीसन का स्थान कहाँ होता है, उदर गुहा में होता है। हर एक चीज़ का एक स्थान होता है। जैसे में चीनी, दाल, भात, चावल के कैसे स्थान होता है किचन में, वैसे ही जो ब्रीसन होता है नर बॉडी के अंदर, उस ब्रीसन का एक स्थान है जिस स्थान का नाम होता है उदर गुहा के बाहर स्थित होता है ब्रीसन कोष में। देखो भाई, ब्रीसन कोष्ठ ही क्या होता है, ब्रीसन कोष। ये शुक्र जनन के लिए, ये शुक्राणु के निर्माण के लिए जो शुक्राणु निर्माण होता है वो ब्रीसन से ही होता है। शुक्राणु जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, ब्रीसन से ही होता है। यानी शुक्र जनन के निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम नियमन होती है। यानी कि ब्रीसन इसलिए उदर गुहा से बाहर होता है ताकि हमारे जो मनुष्य का जो बॉडी होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, तभी उस ब्रीसन में शुक्राणु का निर्माण होगा। इसीलिए ब्रीसन उदर गुहा के बाहर स्थित होती है ताकि उस ब्रीसन के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो जाए। अब प्रत्येक ब्रीसन में 250 ब्रीसन पालिका होती है। कितने ब्रीसन पालिका होती है, प्रत्येक ब्रीसन में 250 ब्रीसन पालिका होती है। नर बॉडी के अंदर 2 ब्रीसन होती है, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड। तो वैसे ही प्रत्येक ब्रीसन में 250 ब्रीसन पालिका उपस्थित होती है। क्लियर हो गया। अब प्रत्येक ब्रीसन पालिका में 1 से 2 शुक्र जनन नलिकाएं भी उपस्थित होती है। जो प्रत्येक ब्रीसन पालिका होती है, सारे के सारे ब्रीसन पालिका में 1 से
3 शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती है। अगर बात कर देते हैं विरेचन की लंबाई कितना होता है, तो विरेचन का लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर विरेचन का लंबाई होता है। विरेचन का लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुरुष जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुरुष जनन तंत्र। तो जो पुरुष जनन तंत्र होता है वो श्रेणी भाग में स्थित होता है भाई, यानी कि पुरुष जनन तंत्र के स्थान कहाँ होता है, श्रेणी भाग में होता है। श्रेणी भाग में होता है पुरुष जनन तंत्र के स्थान। इसको पुरुष जनन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक जननांग और दूसरा है द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में क्या होता है, एक जोड़ी विरेचन होता है। कितने होते हैं, प्राथमिक जननांग में एक जोड़ी विरेचन होता है। प्राथमिक जनन में एक जोड़ी विरेचन होता है। ये विरेचन का क्या काम होता है भाई, ये विरेचन युग्मक निर्माण एवं इससे संबंधित हार्मोनों का संश्लेषण एवं स्रावन, यानी कि जो विरेचन होता है उस विरेचन से युग्मक का निर्माण भी होता है, हार्मोन्स का भी स्रावन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं द्वितीयक जननांग में। अब द्वितीयक जननांग में क्या क्या है भैया, सबसे पहले आ गया सहायक नलिकाएं, उसके बाद सहायक ग्रंथियां, उसके बाद बाह्य जनिद्रिया। तो हम लोग सबसे पहले सहायक नलिकाएं में देख लेते हैं। सबसे सहायक नलिकाएं में सबसे पहला क्या आ गया, विरेचन जालिका। सबसे पहला क्या आया, विरेचन जालिका। जो पुरुष के विरेचन होता है उस विरेचन में सहायक नलिकाएं के नाम है। जो सबसे पहला है विरेचन जालिका, दूसरा है आपका शुक्रवाहिनी, तीसरा है आपका अधिविरेचन और चौथा है आपका शुक्रवाहक। क्लियर हो गया, ये था आपका विरेचन की सहायक नलिकाएं। अब हम लोग आते हैं विरेचन के सहायक ग्रंथियां पर। जो विरेचन के सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, एक जोड़ी शुक्राशय होती है। कितना जोड़ा होता है, एक जोड़ी शुक्राशय होती है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और एक कॉपर बल्बोयूरेथ्रिक ग्रंथि होती है। एक कॉपर ग्रंथि होती है या बल्बोयूरेथ्रिक ग्रंथि बोल सकते हैं। देखिए ये एक नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट में क्वेश्चन पूछा था कि नर के विरेचन में कौन सी ग्रंथियां सिर्फ एक होती है, कौन सी ग्रंथियां सिर्फ एक होती है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या विरेचन में मात्र एक होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद आ गया आपका क्या, सबसे बाहर क्या है, बाह्य जनिद्रिया। तो बाह्य जनिद्रिया में क्या होता है, सीसन होता है। क्या होता है, सीसन, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या होता है, बाह्य जनिद्रिया में सीसन होता है। तो विरेचन के बाह्य जनिद्रिया क्या है, सीसन है। क्लियर हो गया आप लोगों के, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या आगे, अब हम लोग विरेचन के प्रत्येक पालिया में जानेंगे कि जो विरेचन के हम लोग काट के देखे, और काट के देखने के बाद जो शुक्र जनन नलिका था उस शुक्र जनन नलिका में क्या क्या थी। तो ये था आपका एक शुक्र जनन नलिका। ये क्या है, शुक्र जनन नलिका। ये है शुक्र जनन नलिका। विरेचन में कितने पालियाँ होती है, 250 पालियाँ होती है। हर एक पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होता है। तो हम लोग उस शुक्र जनन नलिका को अंदर देखें तो क्या क्या दिखाई दिया, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये है आपका शुक्र जनन नलिका। ये था विरेचन पालिका। विरेचन पालिका में कितने शुक्र जनन नलिका है, 1 2 3। कोई में 1 भी रहता है, कोई में 2 भी रहता है, कोई में 3 भी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है शुक्र जनन नलिका। इस शुक्र जनन नलिका के अंदर ये देख लीजिएगा, इस शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक ये जो आपको पीला वाला दिखाई दे रहा है, ये पीला है आपका सटोली कोशिका। ये क्या है, सटोली कोशिका। सटोली कोशिका दूसरा नाम क्या है, नर्स है। क्या है, नर्स। तीसरा सटेटा कुदर कोशिका है। इस सटोली कोशिका क्या करता है, ये शुक्राणु का पोषण देता है। शुक्राणु का पोषण देता है। अब समझते हैं यहाँ पर दूसरा कोशिका की क्या नाम है, नर जन्म कोशिका। नर जन्म कोशिका का क्या काम होता है, नर जन्म कोशिका का शुक्राणु का निर्माण करने में सहायक होता है। यानी कि शुक्र जनन नलिका के अंदर
जो 2 प्रकार की कोशिका रहती है। पहला है नर जन्म कोशिका। ये नर जन्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है और जैसे ही शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस शुक्राणु का खाना पीना जल ऊल कौन देता है? सटोली कोशिका देता है। कौन देता है? सटोली कोशिका। यानी कि सटोली कोशिका का क्या काम है? शुक्राणु का खाना पीना देना। और नर जन्म कोशिका का क्या काम है? कि शुक्राणु का निर्माण करना। जैसे ही शुक्राणु का निर्माण हो जाता है उस शुक्राणु को खाना पीना देना कौन शुरू कर देता है? आपका सटोली कोशिका। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उजला उजला, इसका नाम है बाबू लीडिंग सेल, यानी कि लीडिंग कोशिका। ये क्या होता है? लीडिंग कोशिका होता है। ये क्या होता है? लीडिंग कोशिका। ये आता है अंतराली कोशिका, ये बोल सकते हैं। ये क्या आता है? पुंज। एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, उस एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कौन सा कोशिका करता है? लीडिंग कोशिका करता है। क्या करता है? लीडिंग कोशिका करता है। क्लियर हो गया इतना? एक यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये सब है ना, ये क्या है? प्रतिरक्षा में सक्षम कोशिकाएं, यानी कि ये जो कोशिका होती है ये सब प्रतिरक्षा, यानी कि सब जो सटोली कोशिका हो गया, नरजन कोशिका हो, इस सब कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इतना समझ में आ गया होगा? अब हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? शुक्राणुपथ, यानी कि जब शुक्राणु निर्माण हो जाता है तो वो शुक्राणु कहाँ से वृषण में से कैसे बाहर निकलता है, कैसे शीशन के बाहर निकलता है, कैसे फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। तो जैसे ही शुक्राणु निर्माण हो गया शुक्रजनन नलिका में, तो शुक्रजनन नलिका में क्या हुआ? शुक्राणु निर्माण हुआ। जैसे शुक्राणु निर्माण शुक्रजनन नलिका में हुआ तो शुक्रजनन नलिका के बाद कहाँ चल गया? वृषण जालिका में। अब वृषण जालिका के बाद शुक्राणु कहाँ चल गया? शुक्रवाहिका नलिका में। अब शुक्रवाहिका नलिका में से शुक्राणु कहाँ चल गया? अधिवृषण में। और अधिवृषण से कहाँ चल गया? शुक्राशय और शुक्राशक, शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका में। ये दोनों एक जगह आकर मिलती है। शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका दोनों एक जगह आके मिलती है और इसके बाद कहाँ चल जाता है? सलखल नलिका में। सलखल नलिका के बाद कहाँ जाता है? मूत्र जनन नलिका में। अब मूत्र जनन नलिका से कहा होता है मूत्राशय रंध्र, जो मूत्र जिस भाग से आप लोग मूत्र निकालते हो उस मूत्र निकालने वाला मार्ग को हम लोग बोलते हैं मूत्राशय रंध्र। और उसी मूत्राशय रंध्र से शुक्राणु बाहर निकल जाती है। उसी मूत्राशय रंध्र से का शुक्राणु बाहर निकल जाती है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। सहायक नलिका क्या होते हैं? परिपक्वन शुक्राणु का संग्रहण परिवहन शुक्राशय, यानी कि जैसे परिपक्वन हो जाता है शुक्राणु उसको क्या? परिवहन, मतलब कि वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नरजनन का चित्र। ये है आपका नरजनन का चित्र है। क्या है ये है आपका नरजनन का चित्र। क्लियर है? विस्तार से समझते हैं इसको। देखिए विस्तार से समझिए, आप लोग विस्तार से समझिएगा। ठीक है? देखिए ये पूरा है नरजनन का क्षेत्र। लो भाई वृषण हम भी बना दिए थे इधर। ये है आपका शुक्रवाहक। ये क्या है? आपका शुक्रवाहक। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? आपका शुक्रवाहक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? आपका अधिवृषण। क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अधिवृषण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अधिवृषण है। देखो इस चीज़ को समझो ना बस। देखो ये तो क्लियर है। देखो ये है अधिवृषण और ये क्या था? आपका शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक नलिका था। क्या? शुक्रवाहक नलिका था। शुक्रवाहक नलिका सब बाहर निकलता है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण जालिका। बोले थे ना कि शुक्रवाहक नलिका के बाद वृषण जालिका में जाता है। अब वृषण जालिका से किनका? शुक्रवाहिका नलिका में जाती है। और सबसे पहले वृषण पालिका है। वृषण पालिका में से शुक्रवाहक नलिका से शुक्राणु निकला। अब शुक्राणु निकलने के बाद वृषण जालिका में गया। वृषण जालिका के बाद कहाँ चल गया? शुक्राणु शुक्रवाहिका में चल गया। शुक्रवाहिका नलिका के बाद फिर अधिवृषण में आ रहा है, फिर शुक्रवाहक में आता है। वैसे करते करते शुक्राणु शीशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, यह डायग्राम है शुक्राणु वृषण के अनुप्रस्थ काट। जब वृषण को हम लोग काट के अंदर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के था। देखो अंतराली कोशिका शुक्रजनन से है
क्लियर, इसको हटा दो, इसको देख लो, सब समझने लायक है। यहाँ देखो सहायक ग्रंथियाँ, सहायक ग्रंथि का होता है सभी ग्रंथियों का स्राव, शुक्राणु प्लाज्मा। देखो भाई ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। शुक्राणु प्लाज्मा क्या हो, शुक्राणु प्लाज्मा किस किस चीज़ का मतलब श्रावण करता है, जो शुक्राणु प्लाज्मा किस किस का श्रावण करता है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होती है जो शुक्राशय प्लाज्मा उस चीज़ का श्रावण करती है, यानी कि निर्माण करता है। यानी कि सेमिनल स्पर्म, यानी कि शुक्राशय प्लाज्मा होता है, वो क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है, श्रावण करता है, बाहर निकलता है। तो पेक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम उसका बाहर निकलता है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था भाई, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। आओ, कॉपर ग्रंथिया का श्रावण स्नेहन प्रदान करता है, जो कॉपर ग्रंथिया का श्रावण कौन करता है, स्नेहन प्रदान करना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बाह्य जननेंद्रिया यानी कि शीशन। बाह्य जननेंद्रिया में क्या आता है, आपका शीशन होता है, विशेष ऊतक का बना होता है। जो शीशन होता है वो क्या होता है, विशेष ऊतक का बना होता है, जो इसे उठान में मदद करता है। यानी कि जो शीशन होता है भाई, वो शीशन विशेष ऊतक के बना हुआ होता है। जो देखना आप लोग वो शीशन क्या होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, यानी कभी खड़ा होता है तो कभी सिकुड़ जाता है, कभी खड़ा होता है तो कभी सिकुड़ जाता है। तो क्यों सिकुड़ता है, वो इसलिए सिकुड़ता है कि जो विषण होता है, जो शीशन होता है वो विशेष प्रकार के एक ऊतक का बना हुआ रहता है। इसका अग्र भाग चौड़ा होता है, जो शीशन मुंड होता है, यानी कि वो क्या होता है, शीशन मुंड होता है, जिसका आगे वाला भाग को क्या होता है, शीशन मुंड होता है। भाई कुछ इस प्रकार से, कैसे गया, किधर गया भाई, देखो कुछ कुछ इस प्रकार से शीशन रहता है। इसके आगे वाला भाग थोड़ा चौड़ा रहता है, ये भाग आगे वाला कुछ चौड़ा रहता है और बाकी सब पतला रहता है, जिसको हम लोग शीशन मुंड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीशन मुंड बोलते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए ये था, क्लियर है। ये क्या है, अग्र छाद्र द्वारा शीशन मुंड ढका होता है और उसके बाहर एक परत होती है, जिसका हम लोग क्या बोल दिए, अग्र छद छत, वो एक परत से ढका होता है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के नए क्लास में।